Hello everyone, welcome to our channel Target for IQ. Myself Uma Tripathi, and as you can see on the screen today we are going to start IPC. आज IPC में हम एक overview लेंगे that how we can read the IPC in a very effective manner. दूसरी चीज़ जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कैसे आपने आईपीसी पढ़ना है। और देखो जो मैं ये प्रिपरेशन आपको आईपीसी की कराने जा रही हूँ, ये लास्ट डे मूवमेंट जो होता है, लास्ट मोमेंट ऑफ योर एग्ज़ाम, जब आप अपनी A4 शीट उठा के प्रिपरेशन करते हो, ये उसकी तैयारी में करवा लूँ। और मैम आप आईपीसी क्यों शुरू किया? आईपीसी तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आईपीसी बहुत आसान सब्जेक्ट है, बट इट इज़ वन ऑफ आवर मेजर लॉ। और बस आप एक सिचुएशन के बारे में इमेजिन करो, अभी आरजेएस का नोटिफिकेशन आउट है, ऑन एन एवरेज हम 2 से ढाई महीने लेके चल रहे हैं कि हमारे पास टाइम है। आप बस एक सिचुएशन ऑब्जर्व करो, दिमाग में इमेजिन करो कि अगर आने वाले 10 से 15 दिन में आपको ये समझ में आ जाए, आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि 1 या 2 या 3 मेजर लॉ सब्जेक्ट्स, उसके जो पॉइंटर्स हैं वो मेरे तैयार हैं। ये वो पॉइंटर्स हैं जिन्हें मुझे बार बार रिवाइज करना है। ये वो पॉइंटर्स हैं जब मैं जो एमसीक्यू सॉल्व करूँगा तो जो गलतियाँ होती रहेंगी वो इस पॉइंटर्स में ऐड ऑन करता जाऊँगा। सोचो तब आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे रहेगा और आपको कितने मौके मिलेंगे रिवीजन करने के। तो जो मल्टीपल रिवीजन का कंसेप्ट है वो ऐसे ही इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है। इस वजह से मैं आईपीसी लेके आई हूँ, क्योंकि आईपीसी ऐसा सब्जेक्ट भी होता है कि अगर हमारा कंसेप्ट इसमें क्लियर है, ठीक है, देन देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि अगर 20 क्वेश्चन आईपीसी से पूछते हैं किसी भी एग्जाम में, लॉ के किसी भी पेपर में आईपीसी का पेपर सब्जेक्ट ज़रूर रहता है, तो 20 में से पता है आप 20 में से 20 क्वेश्चन अपने करेक्ट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है दैट यू शुड बी कंसेप्चुअली क्लियर, और आपके बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट पॉइंटर्स इस सब्जेक्ट के आपके हाथ में हो, तभी आपसे हो पाएगा। अदरवाइज इट्स वेरी ईजी, बट फिर भी गलतियाँ होती हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं आज स्टार्ट करूंगी और मैं जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने वाली हूँ कि कैसे आपने पढ़ना है और कैसे पॉइंटर्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे आईपीसी को तो मैं कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर करती चलूँगी। तो कहने की बात है कि सिर्फ प्रीलिम्स फोकस कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका मेन्स का जो जजमेंट राइटिंग का पार्ट है और अदरवाइज क्वेश्चन जो पूछते हैं वो सब भी तैयार होते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो जो फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ ये ओवरव्यू ऑफ आईपीसी है। इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, इसमें चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं और कुछ कुछ सेक्शंस लिख रखे हैं। देखो ये सेक्शंस वो हैं जो मैंने अपने मन से नहीं लिखे। ये सेक्शन मैंने कहाँ से लिखे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए और एग्जाम्स में जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करते हुए, ठीक है। आपने जब ये चैप्टर्स पढ़ने, एक एक चैप्टर यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन सी सीक्वेंस वाइज ही हैं। आपको ये करना है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। आपने बस इतना करना है कि आप ये सेक्शंस अपने बेयर एक्ट में, इसको भी पेंसिल से ही चाहे मार्क कर लो, बट ज़रूर मार्क कर लो, ठीक है। और उसके बाद जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही सेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़नी एक बार तो आपको पूरी बेयर एक्ट है, राइट। सो दीज आर द सेक्शंस विच आई हैव मार्क्ड। देखो इसमें सब कुछ लिखा है, बट मैंने चैप्टर नंबर 16 और 17 नहीं लिखा है क्योंकि चैप्टर 16 और 17 का ओवरव्यू हम आज लेंगे एंड चैप्टर 16 बेसिकली कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 17 दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो हम कवर करेंगे। देखो एक बात है, पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आप फाइनल नोट्स मान के मत चलना। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में जो इमेज है वो ये है कि जो मुझे फाइनल पॉइंटर बनाना है उसमें एक A4 शीट में मैं इधर ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी उसको भी कवर करूँगी और इधर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसको भी लिखूँगी, और मेरा एक A4 शीट प्रिपेयर होना चाहिए जिसमें ये दोनों चैप्टर्स मेरे साथ साथ कवर हो। तब जाके मानेंगे कि चलो मेरा 16-17 कम्प्लीटली तैयार है, इसमें मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हमारी क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है तो पूरी थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा रहे, इस वजह से मैंने इस तरह से लिखा है। बाकी धीरे धीरे वो मैं आपको खुद बना के दे दूँगी, राइट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो आपको एक पहला ब्लॉक बनाना है होमिसाइड का। मैं आज ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी सिर्फ बता रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो दैट ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 16 और 17 है। ये 299 से लेके 377 है और उसके जस्ट बाद प्रॉपर्टी से अगेंस्ट ऑफेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज 378 टू 462। आपको पहला ब्लॉक बनाना है होमिसाइड का। होमिसाइड में क्या है, 2 सब सेक्शंस आप रख सकते हो। पहला इज कल्पेबल होमिसाइड और दूसरा मर्डर।
हम सबको पता है कि कल्पेबल होमिसाइड 299 में है और मर्डर 300 में, ठीक है, बट उसके आगे जो सेक्शंस आते हैं ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, दैट इज़ माई गारंटी। बस करना क्या है, इस तरह से लिख लो जैसे मैंने बताया, उसके बाद फर्दर मॉडिफिकेशंस आप खुद कर लोगे, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है आप सारे स्टूडेंट्स पे। देखो कल्पेबल होमिसाइड जहाँ पे भी आता है तो सिर्फ 3 सेक्शन ध्यान में रखने हैं, 299, 299, 304 एंड 308, ठीक। 299 में कल्पेबल होमिसाइड डिफाइंड है, 299 में इट्स डिफाइंड, 304 में 2 तरह की पनिशमेंट इसकी दी हुई है, मैंने यहाँ लिख रखा है बट अभी मैं बताने वाली नहीं हूँ। जब हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ेंगे, जब इसका पूरा डाइसेक्शन करूँगी मैं, तब मैं आपको बताऊँगी कि 2 तरह की जो पनिशमेंट्स हैं वो क्यों दी हुई हैं, ठीक है ना। और 308 में अटेम्प्ट है, दैट अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, राइट। जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। उसके बाद दूसरा ब्लॉक जो आपको बनाना है दैट इज मर्डर। मर्डर से रिलेटेड आपको बस इतने सेक्शन लिखने हैं। फर्स्ट इज 300 डिफाइंड है, 302 पनिशमेंट है, सबको पता है, 301, 303, 307, 303 की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है, इट वॉज स्ट्रक डाउन इन द केस ऑफ मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि केस डायरेक्टली पूछता है, ठीक है। 302 में पनिशमेंट है। 301 में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच सेक्शन डील्स विद ट्रांसफर ऑफ मैलिस, तो दैट इज 301, ठीक है। 307 में अटेम्प्ट की बात की गई है, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, ठीक है। इसमें भी 3 तरह की पनिशमेंट्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। आप एक चीज़ और कर सकते हो, 308 और 307 इसका एक अलग ब्लॉक बना लो, हो गया है ना। अच्छा, इसके अलावा जो अदर डेथ्स दी हुई हैं अंडर चैप्टर 16 के ये ह्यूमन बॉडी वाले पार्ट में, वो है 304A और 304B, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। तो 304A वो डेथ्स जो नेग्लिजेंस की वजह से हो जाती हैं, जो लापरवाही की वजह से हो जाती है, तो 304A, और 304B डाउरी डेथ है, ये हम सबको पता है, ठीक ना। पनिशमेंट 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिलती है। पनिशमेंट भी आप बगल में ही लिखते चलेगा, मैंने इसमें लिख के दिया हुआ है, ये आपको मैं इसलिए लिख के दी हूँ, आपको ये समझना है कि ऑफेंसेस जितने भी आईपीसी में पढ़ने हैं, ऑफेंस लिखना है और उसके बगल उसकी पनिशमेंट लिखनी है बस। दूसरा हम पेज बना के उसमें कंसेप्ट लिखेंगे, लेकिन एक पन्ने में सिर्फ यही होना चाहिए। उसके बाद देखो सुसाइड, दूसरा ब्लॉक आपने बनाना है जिसमें लिखना है सुसाइड। सुसाइड से रिलेटेड सिर्फ 3 सेक्शंस, 305, 6, 7, खत्म बात, सॉरी 305, 6, 9, देखो मिस्टेक हो गई ना, मिस्टेक ऐसी ही होती है, सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाओगे हे वायर हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको बार बार जब पढ़ोगे ना, 10 बार पढ़ लोगे, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। सो 305 में अबेटमेंट, जब आप अबेट करते हो सुसाइड के लिए, लेकिन 306 में भी अबेटमेंट है, ठीक है, ऑफ सुसाइड। 305 में क्या है, जब आप किसी बच्चे को, चाइल्ड को या इंसेन पर्सन को अबेट करते हो तो दैट इज कवर्ड अंडर 305, और 306 में अबेटमेंट टू सुसाइड, और 309 में जब हम अटेम्प्ट करते हैं, तो ये चीज़ है, ये इतना लिखना है आपने। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम साथ साथ आगे पढ़ेंगे और ऐड करते जाएंगे। अब आपको जो नेक्स्ट ब्लॉक बनाना है दैट इज़ ऑफ मिसकैरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 312 से 318 तक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो 312 से लेकर 316 तक है, ठीक है। तो इसमें आप 2 सब सेक्शंस बनाइएगा। फर्स्ट इज मिसकैरेज कॉज्ड विद इंटेंशन और कंसेंट, और दूसरा है विदाउट इंटेंशन कंसेंट। विद इंटेंशन यानी जो आदमी मिसकैरेज कर रहा है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, और कंसेंट मतलब महिला की कंसेंट, और दूसरा वही है कि उस आदमी की कंसेंट इंटेंशन नहीं हो, उस महिला की कंसेंट नहीं, इन दोनों में से दोनों सिचुएशन या एक कोई सिचुएशन। तो जहाँ पे विद इंटेंशन और कंसेंट है उसमें सेक्शन है 312, और 313 में जब आपका ना कंसेंट है ना इंटेंशन है। इसमें डिफरेंस इज गिवन इन द पनिशमेंट, इस वजह से ये अलग अलग ऑफेंसेस हैं। उसके बाद 314 एक सेक्शन है 314, जिसमें दोनों पार्ट्स दिए, आपके कंसेंट है भी और कंसेंट नहीं भी है, ठीक है। लेकिन इसमें सिचुएशन है कि विमेन जिसने कंसेंट दी उसकी खुद की डेथ हो जाती है, तो अब इसमें पनिशमेंट्स में डिफरेंस है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम सेक्शन से डील करेंगे तो बहुत वाइडली मैं आपको ये समझा दूंगी और बहुत कम समय में, ठीक है। 314 में बस ये चीज़ ध्यान रखना अभी के लिए कि ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सेक्शन है, यानी कि जिस आदमी ने डेथ कॉज की, जिस आदमी ने महिला का मिसकैरेज किया, अगर वो ये डिफेंस लेना चाहे कि आई हैड नो आइडिया कि जो एक्ट मैं कर रहा हूँ दैट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द वुमेन, तो ये कोई डिफेंस नहीं है, ये उसको नहीं मिलेगा, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सेक्शन है, सेक्शन 314।
नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 315 एंड 16. इन सेक्शंस में दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. आपने बस ये ध्यान रखना है क्या दिया है एक बार पढ़ लेना. मैंने लिख के दे दिया है फिर भी कि चलो ठीक है हो जाएगा. तो 315 में आपकी इंटेंशन होनी चाहिए. क्या इंटेंशन है कि जो बच्चा है उसको आप पैदा ही ना होने दो, पहली इंटेंशन ये. और दूसरी ये कि मान लो बच्चा किसी तरह पैदा हो जाता है तो आप उसकी डेथ कर दो, उसको ख़त्म कर दो. तो ये चीज़ कहाँ दी हुई है? 315 में दी हुई है. और 316 में है जो क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है उसकी डेथ कॉज कर देना. क्विक अनबॉर्न चाइल्ड मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म क्विक? क्विक मतलब ये है कि जब प्रेगनेंसी किसी लेडी की 4 महीना क्रॉस कर जाती है देन उस बच्चे को हम कहते हैं दैट चाइल्ड इज क्विक अनबॉर्न चाइल्ड. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या पनिशमेंट रहेगी. नाउ थर्ड थिंग इज हर्ट. देखो एक सेकेंड. यस, हर्ट जो पार्ट है मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा है. इससे 100% क्वेश्चन आता है. और भाई आपको गलत नहीं करना है. अब ये जो मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया है ये आप अपने नोट्स में बनाइए, गलती नहीं करनी है, इस वजह से मैं यहाँ पे बना के दी हूँ. पहली चीज़ तो हर्ट में 2 तरह की हर्ट. एक सिंपल हर्ट है 319 में डिफाइंड है, दूसरी ग्रीवियस हर्ट है. देखो ये जो पहला सेक्शन है ना 321 या ये मैंने लिखा है यानी कि डिफाइन कर रहा है, और जो दूसरा सेक्शन है यानी इसमें पनिशमेंट है. तो एक होता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट. जब वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट है तो 321 और 323 आपको एक युग्म बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है. 321 से लेके 320 ये दोनों लिखना है बस, और कुछ नहीं करना. दूसरा एक ब्लॉक बनाना है 322 और 325. ये क्या है? ये भी वॉलंटरली कॉजिंग है बट क्या? ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि ये ग्रीवियस हर्ट के नीचे दिया हुआ है. इस तरह से ही आपने बनाना है. देखो एक एक चीज़ मैं यहाँ पे रीड क्या करूँ, सब कुछ दे रखा है. ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से बनाते हैं, है ना. अब डेंजरस वेपन से अगर हर्ट कर रहे हो तो 324 में, डेंजरस वेपन से आप ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो तो 326 में. फिर 326 में AB है जो एसिड अटैक से डील करते हैं, वो भी यहाँ पे दिया. उसमें ग्रीवियस हर्ट होती है तो ग्रीवियस हर्ट के नीचे है ना, एक्सक्यूज मी. उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी एक्सॉर्ट कर रहे हो, एक्सटॉर्शिंग प्रॉपर्टी दैट इज 327, इधर 329 हो गया. इसी तरह कन्फेशन, और अगर आप डेटर कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट को तो 332 और 333. तो बस सेक्शन इधर लिखना है, इधर आपने पनिशमेंट लिखनी है और इसको 100 बार पढ़ जाना है, कभी नहीं भूलेगा. गलती कहाँ से होगी. यस, नेक्स्ट ब्लॉक इज आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. ठीक है ना. अब देखो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, दो सेक्शन साथ में रखने हैं. 339 341 क्या पनिशमेंट है, इसमें पनिशमेंट भी पूछता है 1 महीना 500 या दोनों. और दूसरा ब्लॉक है आपका रॉन्गफुल कन्फाइन कर रहे हैं किसी को, किसी 4 दीवारी के अंदर बंद कर दे रहे हैं तो 340 342. ये ध्यान रखना है. देखो मैं आपको लिख के दे दूँ, अगर आप नहीं रिवाइज करोगे और इसी तरह से नहीं रिवाइज करोगे आप 110% भूलोगे, क्योंकि 339 इज रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, पहले आता है आर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट. ठीक है, तो 339 में डिफाइंड है और उसकी पनिशमेंट 341 में है. 339 के बाद 340 में नहीं है, क्योंकि 340 में तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट डिफाइंड है और उसकी जो पनिशमेंट है वो 342 में. इस तरह से करके आपको याद रखना, बस यही इसमें एक मेहनत होती है जो अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ये सारी चीज़ें ये मैंने बहुत इजी कर दिया आपके लिए. इसमें से क्वेश्चन कम ही पूछता है बट आप लिख लेना, अगर मान लो पूछ लें तो गलत नहीं होनी चाहिए. बाकी ये इतना पार्ट आपको भूलना नहीं है. यस, एंड नाउ द नेक्स्ट इज आपका क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट. ये 349 से लेके 358 तक है. इसमें आप जनरली देखोगे क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट ये साथ साथ ही टर्म यूज़ हुए, इसलिए मैंने इसको बाइफरकेट नहीं किया. तो इसमें भी आपको ऐसे ही याद रखना है 349 और 350 का एक ग्रुप है वो साथ चलेगा. ठीक है, इसकी जो पनिशमेंट है 349 में फोर्स है, 350 में क्रिमिनल फोर्स है. ठीक है, और 351 में असॉल्ट है. तो पहले तो ये 3 सेक्शन याद रखने हैं. क्रिमिनल फोर्स और क्रिमिनल फोर्स, इन लोगों की जो पनिशमेंट है ये 352 में दे रखी है. ठीक है, उसके बाद देखो असॉल्ट और क्राइम क्रिमिनल फोर्स ये सब जनरली साथ साथ ही यूज़ हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लिख रखा है 353 में अगर आप पब्लिक सर्वेंट को रोकते हो, डेटर करते हो फ्रॉम डिस्चार्जिंग इज ड्यूटी, उसके बारे में. 354 में आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो लास्ट में बना रखा है ना इसको तो भूलना ही नहीं है, इससे क्वेश्चन आता है. 354 ABCD ये कब का अमेंडमेंट है? 2013 का अमेंडमेंट है. अगर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हो, इंटेंशन
इंटेंट टू डिसरोब, वॉयरिज्म और स्टॉकिंग। ये आपको पता होगा, ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो, उसके बाद मॉडिफिकेशन करते रहना, बट एक बार ही आप ऐसे ज़रूर बना के देखिए, ज़रूर आपकी हेल्प होएगी। तो ये चीज़ होगी हमारी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ब्लॉक जो बनता है वो हमारा असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का है, जिसमें जो हमारे सेक्शंस बचते हैं दैट इज़ 355, 356, 357, 358। ये मैंने सीक्वेंस वाइज लिख दिया क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो थे जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, ठीक है। उसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट है दैट इज़ किडनैपिंग एंड एबडक्शन। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो 359, जो कन्फ्यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, 359, 360, 361 और इसकी पनिशमेंट ये आपकी 363, ये आपने ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी है, और 362, 362 एबडक्शन। किडनैपिंग और एबडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, मेंस का क्वेश्चन है आपका, 100% पूछा जाएगा किसी न किसी स्टेट में, तो आप समझो आउट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगी किडनैपिंग का पार्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये ब्लॉक याद रखना है। पहला ब्लॉक हमारा 359, 360 और 361 का है। 359 ज़रूर याद रखना, हम भूल जाते हैं कि 359 में किडनैपिंग बताया गया है कि 2 तरह की किडनैपिंग होती है। उसके बाद 360 में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है और 361 में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है, ठीक है ना। तो इसीलिए भूलता है क्योंकि बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, इसी को कर लो बस, और कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इज जो सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आएगा ना वो 2018 का अमेंडमेंट है, क्योंकि अभी 2018 में अमेंडमेंट हुआ। 2018 में क्या अमेंडमेंट हुआ है, यस, तो 2018 में एक तो ऊपर है, जस्ट वेट अ मिनट, या पहला है आपका सेक्शन 376A(b), उसके बाद 376D(a) एंड नेक्स्ट इज 376D(b). देखो 376A(b) और 376D(b) इन दोनों में सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है इसमें, रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। पहली तो एज की बात है कि 12 साल की बात किया है AB और DB ने, बस इसमें फर्स्ट वन इज नॉर्मल रेप एंड सेकंड DB इज गैंग रेप, इसमें पनिशमेंट सेम है। तो इस तरह से आप रिलेट करके इजीली याद रख सकते हो। और DA इज गैंग रेप जो वुमेन 16 साल से कम है। तो एज का डिफरेंस है और एज के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रही हूँ। 2018 का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल ऑफेंसेस में। और बाकी ये लिस्ट तो पूरी दे ही रखी है, ये आपको जाननी चाहिए। 376 इस पनिशमेंट ऑफ रेप, 375 में डिफाइंड है, और 2013 से अमेंडमेंट हुए थे, वो तो थोड़े से पुराने हो गए, इसलिए 2018 की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद 377 है, एंड 377 में आपका अननेचुरल ऑफेंस में केस नवतेज सिंह जौहर, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके पहले नास फाउंडेशन का था, तो क्वेश्चन केसेस पे तो आते ही हैं, वो आप जानते हो। तो इसमें नवतेज सिंह का केस था, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। सेक्शन 377 को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं है, डीक्रिमिनलाइज किया गया अप टू सम एक्सटेंट। कौन से एक्सटेंट है मैम, आने दो 377 ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, दैट विल इन्हांस माय कॉन्फिडेंस, और भी अच्छा करने की मैं कोशिश करूँगी इन अपकमिंग लेक्चर्स। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप ज़रूर पॉइंटर्स बनाते चलो, अभी से बनाओ, प्लीज़ डोंट वेट कि लास्ट मोमेंट पे बनाऊंगी। IPC तो बहुत इजी होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी होता है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आज से 1 महीने बाद ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहे कि यार हमारा मेजर लॉ तैयार है, ठीक है। तो माइनर लॉ पढ़ने में टाइम लगेगा नहीं, तो जल्दी से माइनर लॉ भी कर लेते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करने का आपको मौका मिल जाएगा। और यही एक तरीका होता है जिससे आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।